कैंटन फेयर के बारे में बहुत सुना है। चाइना के कहते हैं बहुत बड़ा फेयर है। देखिए, कैंटन फेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर है। जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है जिसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं, ओके। उसी तरह से कैंटन फेयर लगता है। और मजे की बात आप ये देखिए, कैंटन फेयर में चाइनीज को एंट्री नहीं है, ओनली चाइनीज एग्जीबिटर कैन। मैंने इंश्योरेंस से काम शुरू किया किसी कहने पे। मेडिक्लेम का मैंने कोड लिया और अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेडिक्लेम कराना, तो मेरे को बताइए। तो उसने मुझे बड़े रूड होकर की बात बोली। उसने बोला पहले 2-3 साल तू कर ले, कि आज तू ये कर रहा है, कल वो कुछ और कर रहा होगा, और आज हम तेरे इंश्योरेंस तो करा लेंगे, जब 2-4 साल बाद सर्विस चाहिए होगी तब तू होगा नहीं। जब मैं फादर के बिजनेस में आया, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और मेरे पापा आराम से काम करते थे, तो एक तो यही हमारा डिसएग्रीमेंट रहता था। तो ये तुम मानते हो कि लाइफ में तुमने बहुत बड़ी गलती की फादर की बात ना मान के? और मैं अकेला रह गया था क्योंकि अब फादर साहब जा चुके थे। चाइना में अगर इंडियन फूड की हम बात करें, एक बंदे के लिए 1200-1500 नॉर्मल है। 1500 रुपये तो एक टाइम भी खाने के लग जाते। तो तुम 3000 में बेड, ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ। हाँ, देखिए चाइना का वीज़ा जो है ना, आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर आपके साथ कोई चाइना जाना चाहे तो प्रोसीजर क्या है? हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि जो ऑलरेडी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको एक कॉम्पिटिटिव रेट पे। नमस्कार, मैं रवि कपूर, फाउंडर जर्नी विद रवि कपूर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिन्होंने जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज एक मुकाम तक पहुंचे हैं, और उसमें लाइफ में उन्होंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या स्टेप उठाए, कहाँ अप हुआ, कहाँ डाउन हुआ, ये सब हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पे लाते हैं जिनका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज किया। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ उमेश अग्रवाल से। हमारी जेम्स इंडस्ट्री के मेरे फ्रेंड भी हैं, और आज उन्होंने एक अपना ही मुकाम शुरू किया है, और मैं स्वागत करता हूं उमेश जी से। थैंक यू सो उमेश, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि मैं तुम्हें 2005 से जानता हूं, जब तुम अपनी शॉप पे मालीराम एंड सन्स चांदनी चौक में अपने पापा के साथ बैठते थे और हमारी शॉप पे आया करते थे जेमस्टोन के लिए। और मतलब तुम्हारा नेचर ऐसा है कि मतलब हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। थैंक यू। तो मैं भी पहली बार जब तुमसे मिला था तो तुमने मेरे को भैया भैया कहा था। मतलब इतना सोबर नेचर है तुम्हारा कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। तो तुम आज अपनी लाइफ के बारे में बताओ कि कैसे मतलब आपके फादर ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया और तुम कैसे उतार चढ़ाव लाइफ में देखे, और अपनी पूरी जर्नी आज बताइए। थैंक यू सो मच, आपने आज इनवाइट किया और मेरी एक छोटी सी जर्नी शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। देखिए, पापा जब आए थे, पापा सीधा गांव से आए थे और बिल्कुल एकदम ज़ीरो से, या जिसे कहते हैं ना, स्टार्ट किया, नौकरी करी, काम को सीखा, फिर अपना काम किया, तो एक प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया कि जिस पे हम आगे और काम कर पाए। तो लेकिन क्या होता है ना, उस चीज़ की वैल्यू कई बार हमारे को इतनी जल्दी होती नहीं, जब तक ये रियलाइज़ नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म बनाना कितना मेहनत का काम है। तो एक हमें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला। तो बहुत यंग एज में ही, मैं आफ्टर 12-18 की एज में पापा का बिज़नेस मैंने ज्वाइन किया। और पापा ने एक तो मुझे बहुत फ्री हैंड दिया काम करने का। ये बात सब जानते हैं कि मतलब मेरे को जैसे जो करना है वो मेरे को करने का पूरा मौका मिला, कि मेरे को कोई रोक टोक नहीं होती थी कि ये काम करना है या यहाँ जाना है या नहीं जाना। मतलब विद इन 1 ईयर, मतलब जब मैं काम पे आया 1 साल के अंदर ही मेरे को फॉरेन ट्रिप्स मेरे शुरू हो गए थे, थाईलैंड के, चाइना के। तो ये मतलब अगर आज मैं सोचूं या मैं अपने जो और लोगों को देखता हूँ, बड़ी बात लगती है कि मतलब पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट होना, तो उस चीज़ का बड़ा बेनिफिट मिला। तो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखने, समझने का और अपने एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिल पाया। तो फिर जैसे फादर का एक एस्टेब्लिश बिजनेस था, जैसे तुमने बताया कि पहले ईयर में ही तुम्हें फॉरेन ट्रिप करने का मौका मिला, तो तुम्हें एकदम प्राउड महसूस हुआ होगा उस टाइम कि भाई मेरे फादर ने मतलब मेरे को जाते ही फ्री हैंड छोड़ दिया और फॉरेन ट्रिप लग गई। तो आज के जो जेनजी बच्चे हैं उनको खुद ही स्ट्रगल करके अपना बेस बनाना पड़ता है, तो तुम्हें एक बना बनाया बेस मिला। तो फिर आगे कैसे तुम्हारी जर्नी रही, उस बारे में बताओ। देखिए, मेरी जर्नी तो मतलब काफ़ी हैपनिंग रही। पहले 10 साल मेरे बहुत अच्छे गए। अगर मैं अपनी बिजनेस जर्नी की बात करूं तो 10 साल तक सिर्फ मैंने आई थिंक ग्रोथ ही देखी, और अच्छी ग्रोथ देखी। उसके बाद लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आने शुरू हुए। लेकिन हमारे एक सीए साहब होते थे, आर बी गुप्ता जी,
तो एक बार उनके मुंह से कुछ शब्द निकले थे अपने बेटे के लिए, या वैसे एक लर्निंग के हिसाब से, कि उनका ये कहना था कि बेटा एक नहीं होना चाहिए, दो होने चाहिए। और चांस की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था, पापा साथ में थे और वो साथ में थे, किसी काम से हम जा रहे थे। अब मैं भी एक ही बेटा था, तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे भी थोड़ी सी ना, जैसे वो आज तक याद है, उसका यही कारण है। तो उन्होंने बोला कि भाई दो बेटे होने चाहिए, एक होता तो फन्ने कहाँ हो जाता है। अच्छा। तो ये बात मैंने उसी टाइम रियलाइज़ करी, कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ में आ रहा हूँ, लाइक मैं भी फन्ने कहीं हो रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स ना लगता है ये तो गाँव से आए हैं, तो वो चीज़, वो बहुत बड़ी भारी गलती होती है जीवन की, जहाँ पे ये रियलाइजेशन या ऐसी फीलिंग आने लग जाती है ना कि हमें ज़्यादा आता है, बस वहाँ से कि देर सवेर वहाँ से डाउनफॉल आना तय है। जब हमें ये लगने लग जाए जिसने स्क्रैच से शुरू किया है, हम उस चीज़ को ना समझते हुए कि जिसने स्क्रैच से बिजनेस बिल्ड करके हमारे को दिया है, हम उस बिजनेस, उस फाउंडेशन के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा 2-4 फ्लोर एक्स्ट्रा भी बना देंगे और हम सोचेंगे कि हमने ज़्यादा फ्लोर बनाई है। तो जब ऐसे फीलिंग आने लग जाए ना, तो वो फिर मंजिलें टूटनी शुरू हो जाती है। तो ये लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत लेट आती है, फीलिंग तो जल्दी आ जाती है, और जब अपनी गलती की रियलाइजेशन आते आते टाइम लग जाता है। तो फिर जैसे कि तुम बता रहे हो कि ऐसी रियलाइजेशन तुम्हें आई, हाँ, तो फिर क्या फादर के साथ अनबन शुरू हुई, क्या हुआ क्या? नहीं, बहुत लेट आई रियलाइजेशन जी। अच्छा। ये रियलाइजेशन का बस यही है कि मैं ये चाहूँगा कि जो ये बातें सुन रहे हैं या मेरे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं, या मतलब यूजुअली जो लोग गलती करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो क्या एग्जैक्टली फादर के साथ फिर क्या हुआ, मतलब कि जो तुम उस इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में गए? नहीं, इंडस्ट्री चेंज करना तो वो तो एक कोइंसिडेंस था। ओके। और करनी चाहिए नहीं थी। कई बार क्या होता है ना, लाइक जब सब सही चल रहा होता है तो ऐसा रियलाइज होता है कि सब कुछ सही ही जाता है, कि लाइक वी नो एवरीथिंग, मतलब तो अब उस टाइम पे कैलकुलेशंस करना आदमी छोड़ देता है या भूल जाता है कि प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं, कि कोई काम हमें करना है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, बस करते चले जाओ। जब सब सही होता चला जा रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। तो रिस्क को एज्यूम ना करना, सही कैलकुलेशन ना करना, वो कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। देखिए क्या था कि जब मैं फादर के बिज़नेस में आया तो मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और मेरे पापा आराम से काम करते थे। तो एक तो यही हमारा एक डिसएग्रीमेंट रहता था कि मतलब थोड़ा जल्दी करते हैं, लाइक और ज़्यादा करते हैं, या लेट मी हैंडल एवरीथिंग। तो वो चीज़ में कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट घर में भी रहता था, और कहीं ना कहीं उस डिसएग्रीमेंट की वजह से मतलब एक एग्जिट कहीं मुझे मिला और मैं वहाँ निकल गया। लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया, मैंने हाँ कर दिया, जबकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं था। मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं होती थी। ऐसे टाइम पे रेस्टोरेंट खोलने का कोई तुक नहीं बनता था। तो आई वेंट इनटू द रेस्टोरेंट लाइन विद माय फ्रेंड्स। भाई देखो, जेमस्टोन इंडस्ट्री इतनी बड़ी और रॉयल इंडस्ट्री है, वो छोड़ के तुम रेस्टोरेंट लाइन में आ गए, छोटे से रेस्टोरेंट। वो तुम्हें लग रहा है कि वो मैंने गलती की? बहुत बड़ी गलती करी। मतलब तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक एस्टेब्लिश शॉप और माल भर के और सब कुछ तुम्हें दिया, बट तुम दोस्तों की बातों में आके उस रेस्टोरेंट में चले गए। हाँ, उसमें दोस्तों की गलती बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ये कह सकते हैं कि हम उम्र उस टाइम इतनी नहीं थी कि हम लोग मैच्योर नहीं थे, या ऐसा था कि हम अपने को कुछ ज़्यादा ही मैच्योर समझते थे। हाँ, मतलब अब तो मैं बहुत गलती अपनी मानता हूँ। उस टाइम पे तो जब आदमी गलती कर रहा होता है तो बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कुछ समझ में नहीं आता। तो यही चीज़ समझने वाली है। तो फिर उस रेस्टोरेंट को चलाते हुए फिर क्या हुआ, क्या ग्रोथ रही और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या रहे? अब रेस्टोरेंट की आप बात करो तो उसका मेरा 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ना, उसके बाद तो मेरी बहुत जनों से बातचीत हुई। मतलब किसी को भी रेस्टोरेंट खोलना होता था और कोई मेरे से सलाह लेता था तो मैं उसको समझा देता था कि क्यों नहीं खोलना है। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने 50 से 100 लोगों को तो रेस्टोरेंट खोलने से रोका होगा। अब वो ये इंडस्ट्री ऐसी है क्योंकि इसकी मतलब टाइमलाइन 8 घंटे की नहीं है, वो 16-18 घंटे का काम है। मतलब मेरा ऐसा कहना है, अगर इतनी मेहनत कोई जो रेस्टोरेंट में कर रहा है वो किसी भी बिजनेस में कर लेगा ना, अगर कर लेगा तो वो तो पता नहीं क्या क्या कर लेगा। मतलब कुल मिला के ये निकला रिजल्ट कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक एस्टेब्लिश शॉप, एक ब्रांड दिया, बट फादर से किसी ना किसी वजह से अनबन होने के कारण तुम दूसरी जगह इंडस्ट्री में चले गए। हाँ, अननोइंगली कब ये हुआ पता नहीं, और कब वो गलती बड़ी होती चली गई पता भी नहीं चला। इसको कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें आ गया होगा कि बिल्कुल, मैं जो कर रहा हूँ सही है और सारी दुनिया गलत है। शायद जेंजी में आज भी यही लगता है कि भाई हम बड़े हैं,
फादर मदर जो है इनको आता नहीं है, बहुत स्पीड इनकी कम है, ये पुराने जमाने के हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। और तो जबकि शायद तुमने भी यही सोचा उस टाइम। बिल्कुल यही सोचा और एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं करी। एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं की। तो मैं आज समझता हूँ कि मुझे भी आज याद है कि मैंने 2005 में जो माल खरीदा हुआ था वो आज भी हम बेच रहे हैं धीरे धीरे करके। एब्सोल्युटली, तो इतना पेशेंस नहीं है आज। इतना पेशेंस नहीं है। और ये जेमस्टोन इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर पत्थर को माने तो सोना है और ना बिके तो पत्थर है। तो तुमने वो इंडस्ट्री छोड़ के रेस्टोरेंट में आ गए और 4 साल तुमने रेस्टोरेंट चलाया। उसके बाद वो 4 साल खराब हुए, खूब सारा पैसा खराब हुआ और एक जमा जमाया जो फाउंडेशन के साथ बिजनेस था वो बिजनेस जीरो हो गया। जो 40 साल पुराना बिजनेस था, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, जहाँ पे ग्राहक खुद आता था, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था और कई बार लाइनें लग जाती थी रिटेल कस्टमर्स की, वो छोड़ करके मतलब अगला बिजनेस किया जो 4 साल बाद बंद करना पड़ा और फिर बैक टू स्क्वायर वन। मतलब ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए 15 साल खुद बिजनेस करने के बाद कि अब क्या करें। तो वो जो मैं अब रियलाइज़ करता हूँ ना उन दिनों को, तो मतलब अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आके खड़े हो गए थे हम। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि उस टाइम मेरी डॉटर थी समझिए शायद 14-15 साल की, तो ऐसा लगता था 10 साल बाद इसकी शादी करनी है और 10 साल बाद तो 10 साल में भी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा। तब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब विजन ऐसा ब्लर हो जाता है कि 10 साल में भी क्या हो जाएगा, कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा। दिमाग काम करना बंद कर देता है। आज जितने आइडियाज़ आते हैं, मतलब एक बेसिक आइडिया बताता हूँ। आज हम जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का काम करते हैं तो चाइना का वीज़ा लगाते हैं। चाइना का वीज़ा लगाना एक बेसिक सा काम है, फॉर्म भरना है, सबमिट करना है और एक सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है। एक बेसिक सा आइडिया भी उस टाइम आ गया होता ना तो मैं दिन के 5-10 हज़ार रुपये शायद कमा लेता। दिमाग काम करना बंद कर देता है, आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। मतलब है कि जब पैर जमीन से हिल जाएं तो दिमाग तो बंद हो जाता है, फाइनेंशियली भी तुम जीरो हो जाते हो जी, और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये तुम मानते हो कि लाइफ में तुमने बहुत बड़ी गलती की फादर की बात ना मान के। बिल्कुल। तो फिर कैसे धीरे धीरे स्टेप उठाते वक्त ये फिर चाइना का तुमने काम शुरू किया, उसके बाद क्या क्या नए नए बिजनेस शुरू किए तुमने? हाँ, मैंने 2-3 बिजनेसेस किए। कुछ मैं MLM में चला गया, एमवे वगैरह एक आध और कंपनी में, जो कि अब बीन देयर डन दैट वाली बात है। तो मैं अगर कोई सुन रहा है, हो सकता है कोई MLM वाले ऑफेंड भी हो जाए। मतलब इस इंडस्ट्री में तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करो, कोई भी एक कंट्री का वीज़ा से स्टार्ट करो। वो तो ठीक है। मतलब अब वो जो 4 साल तुम्हारे खराब हुए, उसके बाद कैसे कैसे मतलब स्टेप उठाते उठाते तुम ये चाइना के बिजनेस में आए? वो थोड़ा देखिए उसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे को एक दोस्त से मिली। मैंने इंश्योरेंस से काम शुरू किया किसी के कहने पे। मेडिक्लेम का मैंने कोड लिया और अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेडिक्लेम कराना, तो मेरे को बताइए। तो उसने मुझे बड़े रूड होकर के एक बात बोली, तब मुझे वो बुरी भी लगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ था जो मैंने रियलाइज़ किया बाद में। उसने बोला पहले 2-3 साल तू कर ले कि आज तू ये कर रहा है, कल वो कुछ और कर रहा होगा, और आज हम तेरे इंश्योरेंस तो करा लेंगे और जब 2-4 साल बाद सर्विस चाहिए होगी तब तू होगा नहीं। मतलब उसको लगा कि रोज रोज काम बदल रहा है। हाँ, मैं इंश्योरेंस ले लूँ तो मुझे सर्विस भी दे पाएगा। हाँ, ये अच्छा दोस्त था जो उसने बात मुंह पे बोल दी, नहीं तो बोलता हाँ देखता हूँ बताता हूँ। तो ये बहुत काम की बात उसने मुझे बताई। इससे मुझे क्या समझ में आया कि मेरे को कोई सीरियसली क्यों लेगा। या तो मैं कोई काम शुरू करूँ और 2-3 साल तक उसमें लगा रहा हूँ, उसके बाद कोई सीरियसली लेगा, या मेरी पुराना कोई एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मुझे कोई सीरियसली लेगा। तो मैंने 2 काम उस टाइम पे चूज़ किए कि इन दोनों में से कोई एक काम मैं करूँगा। एक तो मैं 2006 से चाइना जा रहा था। ओके। तो मैंने सोचा चाइना से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो लोग थोड़ा सा सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि मैं 2018-19 की बातें कर रहा हूँ ये, तो मैं 10-12 साल से चाइना जा गया हूँ, तो लोग थोड़ा सा सीरियसली ले लेंगे, क्योंकि मैं लगभग 2013 तक रेगुलर चाइना गया हूँ। दूसरा मैंने सोचा कि भाई हमारा ज्वेलरी लाइन से रिलेटेड काम था, तो ज्वेलरी लाइन से रिलेटेड काम को ही, जो हमारा प्रायर काम था उसी को ही दोबारा करें तो लोग थोड़ा सा सीरियसली ले लेंगे। तो इन दोनों में से मैंने सोचा इनमें से कोई एक चूज़ करना है। तो मैंने चाइना वाले काम को चूज़ किया, क्योंकि दोबारा ट्रेडिंग के काम में आता, क्योंकि हमारा बिजनेस चाइना से ही था। हमारे जेमस्टोन्स और इमिटेशन ज्वेलरी काम चाइना से था। तो मैं चाइना मुझे जाना पड़ता, परचेजिंग करनी पड़ती, और मैं अकेला रह गया था क्योंकि अब फादर साहब जा चुके थे। तो अब इधर से परचेजिंग भी करना, इधर सेल भी करना, सारा काम उधार में बिकता है, क्योंकि सब देखा हुआ था। 6-6 महीने की उधारी थी, फिर वो पेमेंट रिकवर करना, डेट स्टॉक संभालना। तो मुझे लगा कि ये मेरे अकेले के लिए मुश्किल रहेगा। मेरा बेटा 5-7 साल का था उस टाइम। तो मैंने कहा अभी अकेले ये दोनों चीज़ें मैनेज करना, दुकान छोड़ के विदेश जाना, फिर पीछे से दुकान लड़कों के भरोसे छोड़ना,
तो फिर मैंने सोचा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ड्यूटी वाला काम हो जाएगा, और चाइना में भी रहूँगा तो मुझे दुकान की चिंता लगी रहेगी। तो फिर ये डिसाइड किया कि हम फ्रेट फॉरवर्डिंग के काम में आएंगे। अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि अब फंड्स की क्रंच हो चुका था, तो ये भी एक कारण था कि दोबारा से बिजनेस में आएंगे तो दोबारा से नए माल में पैसा लगाना पड़ेगा। तो सर्विस प्रोवाइडिंग को चूज़ किया हमने कि भाई अब इसमें हम अपना कोई प्रोडक्ट नहीं करेंगे, चाइना जाएंगे और लोगों के लिए मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग, सोर्सिंग के काम करेंगे। तो वो चूज़ किया और फिर 2018-19 में शुरू किया। अब शुरुआत तो धीरे ही रहती है, धीरे धीरे से शुरू किया और कोरोना आ गया। मतलब पहले ही बॉल पे आउट तो नहीं। अब कोरोना का देखा जाए तो अब मैं अगर रियलाइज़ करता हूँ कि कोरोना के टाइम का मैंने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया। कोरोना के दौरान क्या हुआ, अब चाइना जाना ना, सबसे पहले तो चाइना जाना ना बंद हो गया, मतलब वर्ल्ड ओवर सारा ही बंद हो गया, लेकिन सबसे पहले तो चाइना क्लोज हुआ। और बाई चांस की बात है, जब कोरोना आया ही था जनवरी 2020 में, तब 10 जनवरी को मैं चाइना से मतलब इंडिया आया था, और 14-15 जनवरी के आसपास ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी। मतलब नहीं तो मेरे को भी शायद क्वारंटाइन होना पड़ता। तो तब मैंने वहाँ ये सब होने के बाद रियलाइज़ किया कि चाइना में इस चीज़ की सुरसुराहट शुरू हो गई थी। मतलब हांगकांग में मेट्रोज वगैरह में बहुत अनाउंसमेंट हो रही थी, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, ये सब। वो एकदम से मतलब जिसको जो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए दबाना चाह रहे थे, बस वो एकदम से वो एक्सप्लोड हो गया कि बहुत बड़ी महामारी आ गई है। तो अब उसके 2-3 साल तक चाइना की वीज़ाज और टिकट्स वगैरह सब बंद रही। तो उस दौरान मेरे को क्या हुआ, एक बिजनेस ग्रुप से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, प्रगति परिवार करके। तो मैं बिजनेस नेटवर्किंग में आ गया। तो मैं घर में खाली नहीं बैठा, मैं नेटवर्किंग में लग गया, मतलब अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता गया। फिर हमने अपना एक बिजनेस नेटवर्क शुरू कर लिया, बिजनेस रेफरल ओशन। पिछले वो अभी 5th ईयर रनिंग में है। अब 5 साल से वो चलाते चलाते बिजनेस नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। जब 2023 में मैं चाइना वापस गया तो मेरे कनेक्शंस मतलब भगवान की तरह से इतने हो गए थे कि एक मुझे हेड स्टार्ट मिल जाए, जो मुझे मिली भी। तो कोरोना आने से मेरे को थोड़ा सा एक बेस बनाने का टाइम मिल गया। अब कोरोना ऐसी चीज़ थी, अकेले मेरे लिए तो आई नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए आई। सब स्लो डाउन हो गए, लेकिन उसमें मेरे को थोड़ा सा ब्रिक बाय ब्रिक अपनी फाउंडेशन तैयार करने का एक इनफ टाइम मिल गया। तो 2013 से लेके 2023 तक तुम्हारा स्ट्रगल टाइम था, मतलब वो एक बना बनाया सेटअप छोड़ के, और तुमने रेस्टोरेंट खोला, MLM किया, इंश्योरेंस किया, शायद अमेज़ोन वगैरह पे भी कुछ सामान बेचा। तो मतलब तुम्हें कैसा रियलाइज़ होता है कि लाइफ की बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी थी, मतलब मेनली कि भाई पेरेंट्स की बात ना मानना, एक्सपीरियंस की वैल्यू ना करना। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे सोचते हैं माँ बाप स्लो हैं, इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ठीक से टैकल नहीं किया, हम होते तो ये कर देते, आज हम हैं तो ये कर देंगे। तो ये ना बहुत ही गलत है, क्योंकि देखो माँ बाप एक नींव रख के एक पेड़ बनाते हैं जो बच्चों को हैंड ओवर करते हैं, और बच्चे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं क्या है, ये तो बहुत आसान था, आपने जो स्टेप उठाया तो मैं भी उठा सकता हूँ। तो उसका रियल एग्जांपल हमारे सामने उमेश जी बैठे हैं, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने बसाया बिजनेस जेमस्टोन इंडस्ट्री के। आई थिंक उस टाइम 5 या 7, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 5-7 टॉप के जेम्स के ट्रेडर थे, जिसमें से उनके फादर एक थे, मालीराम एंड सन्स। एक रिनोवेड नेम था कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या तो यहाँ चले जाओ या मालीराम एंड सन्स पे चले जाओ। ये एक नाम बनाना मतलब एक 40 सालों की मेहनत के बाद नाम बनता है। तो ये नाम इनको बना बनाया मिला, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने उसकी कदर नहीं की और मैं सड़क पे आ गया। और उन्होंने अपने 10 साल रेस्टोरेंट खोले, अमेज़ोन पे माल बेचा, इधर किया उधर किया, बहुत ही इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ। तो उमेश, ये जो आज के बच्चों की सोच है कि माँ बाप को तो अकल ही नहीं है, माँ बाप को तो पता ही नहीं है कुछ, हम होते तो ये कर देते, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? देखिए, अब वही ये सब से मैं गुजर चुका हूँ, तो 1-2 चीज़ें हैं जो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि बच्चे ना वैसे सुनते नहीं हैं किसी की, लेकिन हम किसी की सुनते हैं। तो बीइंग ए पेरेंट आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चा किसकी सुनता है। आपको वो आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा, ताकि आप अपना मैसेज खुद ना कन्वे करके ना थर्ड पार्टी से कन्वे कराओ, चाहे वो उसकी बुआ हो या कोई भी हो, उसके फ्रेंड हो, जो फ्रेंड आपकी सुनता हो। फिर तो ये एक तरीका है कि जिस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं सेम एज के हैं, अब उनकी भी शादियाँ हुई, बच्चे हुए, मेरी थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो अब बात होती है तो मेरे जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो बच्चों की इच्छा होगी वो करेंगे, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लाइक मतलब बच्चों का जो मन करेगा वो करेंगे। तो क्योंकि मैं सब ये सबसे गुजर चुका हूँ,
तो मैं उनको बोलता हूँ, या मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि बच्चों को क्या समझ है। एक 9, 10, 12 के बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि उसको लाइफ में क्या करना है। बीइंग ए पेरेंट, अगर आप उसको अपना एक्सपीरियंस ही नहीं पास ऑन करोगे तो वो तो फिर गलत जगह पे जाएगा। और फिर एक लर्निंग की एज होती है। आप एक जैसे हम स्कूल टाइम पे 6, 7, 8 क्लास से गर्मियों की छुट्टियों में दुकान जाना शुरू हो गए थे, तो हम 12th के बाद दुकान जा पाए। अगर 12th के बाद सीधा अगर पापा बोलते दुकान चलो, तो शायद उस टाइम पे 18 साल के हो गए तो थोड़ा अकड़ जाते कि नहीं पापा, नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। बच्चों को राइट टाइम पे आपको गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। आपको बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग ए पेरेंट समझना पड़ेगा बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बच्चे का इंटरेस्ट रोज चेंज होता है। मतलब आज वो ये बनना चाहता है, कल वो बनना चाहता है। आपको अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को जज करना पड़ेगा कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब बच्चा क्या है कि मुझे तो बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें स्कोप कितना है। तो आपको उसको प्यार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, भाई देखो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स वो चूज़ करो जहाँ पे थोड़ा सा स्कोप हो। अब बच्चे ने कॉलेज कर लिया, बच्चा 21-22 साल का हो गया, अब आप उसको कुछ भी समझा लो, वो कुछ भी नहीं समझेगा। तो बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ाई में पूरा उस पर फोकस कराओ, उसको वो टूल्स दो, अच्छी ट्यूशन दो, अच्छी कोचिंग दो, ऑनलाइन कोर्सेज कराओ, जो भी करा के उसको वहाँ पे उसको एक्सेल कराओ। तो हम बात करते हैं कि चाइना की। तो चाइना में तुम किस किस की सर्विस प्रोवाइड करते हो? देखिए, चाइना की जब बात आती है यूजुअली, तो जो लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि चाइना से कोई माल मंगा दो या को माल वहाँ दिलवा दो। तो एक बेसिक सर्विस हो गई जो हज़ारों में लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं, हम भी वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमने क्या है ना, इसके इर्द गिर्द एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। इन द सेंस कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कनेक्टिंग चाइना ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाइना के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एम्बेसीज हैं, हम इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के अंडर लेके आएंगे कि कल को किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी पॉलिसी के ऊपर भी मतलब गवर्नमेंट से बात करनी है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ड्यूटीज ज़्यादा है, या किसी इंडस्ट्री को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, कनेक्टिंग चाइना ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जैसे अपना टूर लेकर के जाते हैं चाइना में, तो चाइना में हम इंडो चाइना बिजनेस समिट करते हैं। इंडो चाइना बिजनेस समिट, ये 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और कैंटन फेयर के टाइम पे हम करते हैं ये। अपना कोई भी बड़ा ग्रुप जाता है तब भी हम करते हैं। उसमें क्या होता है, जो चाइना में इंडियंस रह रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाइनीज़ पीपल मतलब चाइनीज़ कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, और हमारे साथ जो इंडियंस का ग्रुप गया है वो पार्टिसिपेट करता है उसमें। तो एक पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है। उसमें चाइनीज़ फ्रेट फॉरवर्डर भी आते हैं इंडिया के साथ, हमारे साथ भी कई फ्रेट फॉरवर्डर भी जाते हैं, इवन तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर। मतलब एक अम्ब्रेला के अंडर सबको लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग में भी क्या होता है ना, कोई किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट है। अभी हम जैसे अपना ज़्यादातर क्लियरेंस मुद्रा बोर्ड पे करते हैं। हो सकता है कभी हमारे को कोची में या चेन्नई में क्लियरेंस की जरूरत हो। अब थोड़ा ही माल हमारे को चेन्नई में मंगाना होगा, नेटवर्क कनेक्ट तो वो नेटवर्क B2B भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो कनेक्टिंग चाइना ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब हमारा जो एक पॉपुलर ब्रांड है ChinaSeimport.com है, ChinaSeimport.com। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई हमारे पास आता है चाइना से रिलेटेड, तो अब हम उसको भाई ऑर्गेनाइजेशन तो अलग चीज़ हो गई। हमारी जो कंपनी रहेगी वो है कि योर चाइना ऑफिस, कि जब आप हमारे से कनेक्ट हो रहे हो तो हम आपका चाइना का पूरा ऑफिस है, कि आपको चाइना का वीज़ा चाहिए तो हम अरेंज करके देंगे, चाइना का टूर आपको करना है, ग्रुप टूर करना है या इंडिविजुअल टूर करना है, हम पूरा आपको मैनेज करके देंगे। सोर्सिंग से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो हम पूरा आपको उसमें से हमारी टीम पूरा आपको असिस्ट करके देगी। क्वालिटी चेक कराना है तो असिस्ट करके देगी, फ्रेट फॉरवर्डिंग करानी है तो असिस्ट करके देगी। आपको पूरा कंटेनर अपने मतलब फर्म में इंपोर्ट करना है, पूरा सीखना है तो चाइना से इंपोर्ट सीखो.com भी हमारा एक डोमेन। अच्छा, हम चाइना से इंपोर्ट भी सिखाते हैं। तो अपने कंपटीटर पैदा नहीं कर रहे तुम? नहीं, हम कंपटीटर पैदा नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए, अगर आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है ना, तब आपको डर लगेगा। अगर आप एक नॉमिनल मार्जिन पे काम कर रहे हो तो आपको B2B काम ही बहुत सारा आ जाएगा। इसके अलावा हम बहुत जल्दी चाइनीज़ सीखो, मतलब ये भी हमारा एक डोमेन है, इस पर भी वर्किंग शुरू कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम बहुत नॉमिनल रेट पे या शायद फ्री में भी चाइनीज़ सिखाएं। उसका पर्पस ये है कि आज चाइनीज़ सीख करके आप वर्ल्ड वाइड बहुत सारे काम कर सकते हो। मतलब बीइंग ए चाइनीज़ इंटरप्रेटर आप एम्प्लॉयबल हो जाते हो वर्ल्ड वाइड। कोई भी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और उनको चाइनीज़ इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो उनके लिए वहाँ पे आप एलिजिबल हो। इंडिया में भी अगर आपको चाइनीज़ आती है, चाइनीज़ सीखने के बाद आप चाइनीज़ सिखा सकते हो, चाइना में आप इंटरप्रेटर का काम कर सकते हो। तो एक छोटा सा कोर्स करके, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब जब मेरे पास काम नहीं चल रहा था तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो किसी का काम नहीं चल रहा हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं ये नहीं बोलूँगा चाइनीज़ सीखनी आसान है,
लेकिन कोई 2-4-6 महीने अगर इसमें दे देगा और इतनी चाइनीज सीख जाएगा कि वो लोगों की हेल्प कर पाए, तो वो आराम से 30-40-50 हज़ार रुपये तक महीने की कमा सकता है। तो हम एक पूरा का पूरा चाइना से रिलेटेड एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। प्लस हम एक चीज़ और कर रहे हैं, हमने एक हम छोटा लॉन्च टाइप का हॉस्टल टाइप का होटल खोलने जा रहे हैं चाइना में, क्योंकि चाइना में बहुत सारे इंडियंस ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। और मैं रेस्टोरेंट से गुजर चुका हूँ, तो रेस्टोरेंट तो मैं कभी खोलूंगा नहीं। तो हमने ये प्लान किया है कि चाइना में एक छोटा सा कोई रनिंग होटल लीज पे लेकर के उसमें हम बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप से करेंगे। तो मतलब 2 से 3 हज़ार 2.5-3 हज़ार रुपये में हम पर नाइट हम उनको बेड भी दे देंगे, सुबह ब्रेकफास्ट भी दे देंगे, रात का डिनर भी दे देंगे। ताकि एक कम पैसों में एक आदमी अपना जाए चाइना में, अपना उसको खाने की प्रॉब्लम ना आए, रहने की प्रॉब्लम ना आए। चाइना में अगर इंडियन फूड की हम बात करें, एक बंदे के लिए 1200-1500 नॉर्मल है। 1500 रुपये तो एक टाइम भी खाने के लग जाते हैं। तो तुम 3000 में बेड, ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ। हाँ, वो कैसे पॉसिबल है कि हम अपना एक शेफ रखेंगे। अब वो रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, सर्विसेज देनी होती है, और बहुत सारा खाना वेस्ट भी जाता है, और बहुत एक लंबी वैरायटी ऑफर करनी पड़ती है। हमारे बेड एंड ब्रेकफास्ट में, इसका नाम भी हमने सोच रखा है चाइना निवास। अच्छा। चाइना निवास में क्या रहेगा ना कि आपको 1-2 ऑप्शन रहेंगे ब्रेकफास्ट के। फॉर एग्जाम्पल पोहा हो गया तो सैंडविच हो गए, मतलब सिर्फ एक 2 ऑप्शन हो गए, टी कॉफी और फ्रूट्स हो गए, इंडियन फूड मिल जाएगा। और डिनर में क्या होगा कि भाई रोटी हो गई, भाई सब्जी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गए, इस टाइप से। तो आप चूज नहीं कर सकते, उसमें रोज मेन्यू चेंज होता रहेगा। मतलब ठीक है, बेसिक चीज है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस जरूरत नहीं है। चाइना जब जाते थे तो आपको नीट एंड क्लीन एक सात्विक वेजिटेरियन फूड मिल जाए। हमारे पास तो मैगी होती थी, तो वहाँ पे मैगी भी नहीं मिलती थी, हम बैग में डाल के ले जाते थे, और नाश्ता भी मैगी और डिनर भी मैगी और अगले दिन फिर नाश्ता भी मैगी। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो कम से कम जैसे तुम बता रहे हो कि ब्रेकफास्ट या डिनर होगी, उसमें कम से कम रोटी तो होगी। तो हाँ, इसमें हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस उस चाइना निवास से कमाना नहीं है। हमारा मेन पर्पस है लोगों की हेल्प करना। और वही लोग जो चाइना आए हैं, माल खरीदने आए हैं, फिर उनको फीड फॉरवर्ड की जरूरत है, तो एक कस्टमर एक्विजिशन समझ लो, लोगों की हेल्प करके उसमें से ग्रो करना, ये हमारा मेन उसमें मोटिव है। मतलब चाइना में कोई भी काम चाहिए, वीज़ा से लेके और वहाँ रहने तक लेके, और प्रोडक्ट सोर्सिंग और फ्लाइट फॉरवर्ड तक, एंड टू एंड सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। एब्सोल्युटली। ओके, तो हम बात करते हैं कि चाइना के कल्चर के बारे में, कि अगर कोई वहाँ जाके काम करना चाहे, क्योंकि चाइना के ना मतलब यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है चाइना के बारे में, कि चाइनीज़ लोग ऐसे होते हैं और एडवांस ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं, और सैंपल कुछ और देंगे, माल कुछ और दे देंगे। तो इसके बारे में कुछ बताइए। वर्ल्ड में लगभग 200 देश हैं, और किसी मार्केट में 200 दुकानें हैं। एक दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो उसके चलने का कारण क्या होगा? कि वो चीटिंग कर रहा होगा, फ्रॉड कर रहा होगा, नहीं, या अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस दे रहा होगा। अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस। तो आज 200 देशों में सबसे ज़्यादा तेज, सबसे अच्छा बिजनेस चाइना कर रहा है। तो उसका कारण ये है कि वो अच्छी क्वालिटी अच्छी सर्विस देता है। चीटिंग कर करके वो इतना ग्रो नहीं कर पाता। तो पहले तो वो परसेप्शन मैं चेंज करना चाहूँगा कि चाइना में बिजनेस का कल्चर बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपने वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर आपने लापरवाही करी तो चीटिंग भी हो सकती है। चीटिंग ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट अवे बिल्कुल ही आपसे पेमेंट लेने के बाद वो बोल देगा जी हु आर यू, लेकिन थोड़ा क्वालिटी डिग्रेडेड दे सकते हैं, कोई ऐसा माल आपको दे सकते हैं जो उनका नहीं बिक रहा हो। अच्छा। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोगों का रोल आता है। वहाँ पे आपको हमारे जैसे फ्रेट फॉरवर्डर, एक चाइनीज टीम की ज़रूरत होती है। जब फैक्ट्री वाले को ये पता रहता है कि इनका फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पे मौजूद है, इनकी चाइनीज टीम यहाँ पे मौजूद है, तो वो चीटिंग के चांसेस की प्रोबेबिलिटी, देखो चाइना वैसे भी, चाइना में ईमानदारी ठीक है, इंडिया के मुकाबले तो बेटर है। अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी आपके साथ चीटिंग की कम है, और जब आप एक सिस्टम से काम करते हो तो प्रोबेबिलिटी वो और बहुत कम हो जाती है। मतलब 0% तो नहीं होगी, लेकिन लेस देन 0.5% हो जाएगी। मतलब वहाँ पे अपना ऑफिस है, अगर आपके थ्रू कोई ऑर्डर करता है तो क्वालिटी चेकिंग से लेके पेमेंट देना और माल डिलीवरी लेना, वो सब काम एंड तुम्हारे यहाँ सब हो सकते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर चाइना से कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है, उसको डर लगता है कि मैं चाइना जाऊँ, वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं कहाँ कौन सी सिटी में जाऊँ, कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या करूं, तो उसके लिए उमेश जी हमारे साथ हैं। इनका एंड टू एंड सॉल्यूशन है। आपका वीज़ा लगाने से लेके आपको चाइना तक ले जाना और प्रोडक्ट सोर्सिंग करना और उसको इंडिया में इंपोर्ट करना, एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप उमेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपके साथ कोई चाइना जाना चाहे तो प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे आप उनको गाइड करते हैं, कैसे, मतलब थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, कोई चाइना पहले जाना चाहता है तो उसमें हम उनसे 2-3 सवाल करते हैं। भाई, आप ऑलरेडी चाइना से परचेजिंग कर रहे हो, या आप इन जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, ओके, या फिर आप ऑल टुगेदर बिल्कुल एकदम फ्रेश से कुछ नया चीज़ सोर्स करने जा रहे हो। ठीक है।
तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि जो ऑलरेडी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको एक कॉम्पिटिटिव रेट पे और एक अच्छी सर्विस के साथ उनको माल मंगा के दे दें। ओके, दूसरा होता है जो ऑलरेडी चाइनीज प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं लेकिन चाइना से डायरेक्ट करना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें उनकी एडवांटेज है कि उनको पता है कि हमें लेना क्या है। बिल्कुल, तीसरे पे जो आते हैं जिनको बिल्कुल अभी बिल्कुल नया पता ही कुछ नहीं भी है, कर सकते हैं, उनको ये तो देखो पता है कि उनको- चाइना से हाँ, लाना है, उनको ये है कि भाई चाइना जाके कुछ माल ला के माल बेचना है। बिल्कुल, तो मेरी उनको ये राय होती है कि आप पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लो, ओके, चाहे चाइना जाके चाहे बिना जाए। ठीक है, चाइना बिना जाए भी आप अलीबाबा वगैरह पे ऑनलाइन पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। यस, थोड़ी सी मेहनत करो, मतलब मेरा ऐसा मानना है 2-3 दिन भी वो ढंग से लगा देंगे ना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल, बजाय चाइना जाना आना खर्चा करना, हम्म। 3 दिन अगर घर बैठे भी वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे बहुत कुछ पता चलेगा। बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद वो चीज़ें लोकल मार्केट से खरीद करके बेचना शुरू करो, थोड़ा अपनी मार्केट बनाओ। ठीक मार्केट बनाने से क्या होगा ना, आपने ऑनलाइन देखी चीज़ 500 रुपये की, उसका होलसेल प्राइस 45 रुपये था, आपको पता ही नहीं। आपने देखा यार ये तो मैं इंडिया मार्ट से 100 रुपये की ले लूँगा, 500 की बिक्री है, तो बिल्कुल, 100 की इंडिया मार्ट से लेके 500 के पहले बेचो तो सही, बेचो बिकती है कि नहीं बिकती। मतलब उसके लिए अपनी चाइना जाने की क्या जरूरत है, मार्केट एस्टेब्लिश कर लो, पहले अपनी मार्केट स्टैब्लिश कर आपकी लो। मार्केट एस्टेब्लिश हो जाए, अब आपको लगता है कि अब आप कैपेबल हो चाइना से इंपोर्ट करने उससे आपको ये पता चल जाएगा कि 45 इज द राइट प्राइस या 43.5 राइट प्राइस। अब उस गहराई तक आ जाओ, ताकि जब आप चाइना जाओ तो पहले आपको चाइना का प्राइस पता चले, फिर हम उसमें कॉस्टिंग बताएंगे, फ्रीट फॉरवर्डिंग की क्या आएगी, फिर आप अपना वर्किंग करके चेक करो कि हाँ ये मेरे को चाइना से लेना में वाइबिलिटी आती हुई है कि नहीं आती। अगर वही चीज़ ऑलरेडी अगर इंडिया में सस्ती मिल रही है, फॉर एग्जांपल आप चाइना से 60 में लेके आ रहे हो, यहाँ 45 की मिल रही है, तो मैं खुद ही कहूँगा क्यों ले रहे हो। मतलब R&D कर लो आप हाँ अपने प्रोडक्ट की, आपको कॉन्फिडेंस है कि इस रेट में मैं बेच सकता हूँ, मार्केट प्राइस ये है, अगर आपको गैप दिखता है हाँ, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते मतलब हैं। बोरिंग काम करना पहले ज़रूरी है। चाइना जाने में मज़ा आ रहा है कि भाई चाइना जाएंगे, मतलब एक्साइटमेंट है, हाँ हाँ, कोई फायदा नहीं। कोई सिर्फ फायदा पहले ही अगर आप नया काम देख रहे हो और कहीं ना कहीं परेशान हो और पैसे खराब कर दोगे और परेशान होगे, तो कोई ये राय नहीं देगा भाई आप चाइना जाओगे तो मेरे को तो कुछ मिलेगा ही, लेकिन मैं नहीं चाहता मरा हुआ और मर जाए। पहले यहाँ से लोकल ट्रेडिंग करके अपनी मार्केट बनाना शुरू करो, एक सब्सटेंशियल 2-3-4-5 लाख की सेल पे आ जाओ महीने की, ताकि आप चाइना जाकर के 10-15 लाख का माल ले पाओ। बिल्कुल। तो उमेश, कैंटून फेयर के बारे में बहुत सुना है, चाइना के कहते हैं बहुत बड़ा फेयर है, उसमें ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि सारे ही जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर हैं, सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो तुम तो इतने सालों से जाते रहते हो, तो कैंटून के बारे में कुछ बताओ। देखिए कैंटन फेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर है। ओके, जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है जिसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं, ओके, उसी तरह से कैंटन फेयर लगता है। और मज़े की बात आप ये देखिए कि इस साल 70वां साल हुआ कैंटन फेयर लगते लगते, 70 ईयर। 70th ईयर, ओके, मतलब 139th कैंटन फेयर है, साल में 2 बार लगते हैं। तो Okay. इस साल मतलब 69 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 70th ईयर होगा। अच्छा, साल में 2 बार लगता है साल में ये? 2 बार लगता है, तो 139th कैंटन कब फेयर कब है। लगता है ये? ये अप्रैल में और अक्टूबर में, 15 अप्रैल 15 अक्टूबर डेट फिक्स होती है। अच्छा, कोई भी डे हो, कोई भी त्योहार हो, 15 क्योंकि अप्रैल पूरी 15 दुनिया से लोग आते हैं, ओके, तो सिर्फ वो इंडिया या चाइना या वो चीज़ नहीं देखते। मतलब ये सीजन के हिसाब से होता है कि भाई आपका गर्मियाँ आ रही है और सर्दियाँ आ रही है, ओके, उससे पहले पहले, या क्रिसमस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो ये इनकी डेट फिक्स होती है। ओके, और 3 फेजेस में लगता है ये, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है, और तीनों फेज़ों के बीच में 3-3 दिन का गैप होता है क्योंकि पुराने बूथ हटते हैं और नए लगते हैं। ओके, तो कैटेगरी डिफाइंड होती है, एरिया वेरिया सब डिफाइंड होता है। 35-37 हज़ार बूथ एक कैंटन फेयर में लगते हैं, एक फेज में लगते हैं। 35,000 35-37 हज़ार बूथ ओके, एक फेयर में लगते हैं, मतलब एक फेज में लगते हैं। ओके। तो एक मैसिव ये, मुझे लगता नहीं कि कोई घूम भी पाता होगा नहीं वो 3-4 दिन इम्पॉसिबल में। है, कोई पूरा नहीं देख सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो देखा। आपको डिसाइड करना होता है मुझे कौन से हॉल नंबर में जाना है, कौन सी फ्लोर्स पे जाना है। ओके, तो ये तो हो गया कैंटन फेयर। इंडिया के ट्रेड फेयर में जैसे सब चीज़ें होती है, मतलब जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बाकी इंडिया के ट्रेड फेयर और कैंटन फेयर का कोई मैच नहीं है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया से एक तो लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के। आज के टाइम में क्या है, चाइना जो पहले फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होता था, आज के टाइम में वो लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड है। नई से नई इनोवेशन चाइना में हो रही है, और वो शोकेस करने का वो जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है चाइनीज़ पीपल के लिए, वो चाइनीज़ एग्जीबिटर्स के लिए होता है कैंटन फेयर। ओके, तो आपको लेटेस्ट चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएंगी। दूसरा क्या होता है कि मतलब आप जान के सरप्राइज होंगे कि कैंटन फेयर में चाइनीज़ को एंट्री नहीं है, ओनली चाइनीज़ एग्जीबिटर कैन एंटर। मतलब अच्छा। चाइना की जनरल पब्लिक को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, ओनली फॉरनर्स, अलाउड ही नहीं है, मतलब टिकट दे के भी अलाउड नहीं है। ओनली हाँ, फॉरनर्स, ओनली फॉरनर्स। फॉरनर्स के लिए वो फ्री है, और चाइनीज़ के लिए वो टिकट दे के भी नहीं है, एंट्री नहीं है। ओनली एग्जीबिटर्स और ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स। तो इंटरप्रेटर कई बार मतलब किसी को कैंटन फेयर अटेंड करना होता है किसी चाइनीज़ को, तो वो इंटरप्रेटर बन करके वो रिक्वेस्ट करते हैं बाहर फॉरनर्स से कि हमारे को इंटरप्रेटर बना के ले जाओ, और वो उनको 2-3 हज़ार रुपये ऑफर भी करते हैं अच्छा, कि भाई हमसे पैसे ले लो, हमारी एंट्री करा दो। और उनकी डेली टिकट होती है 2-3 हज़ार रुपये की। अच्छा, मतलब वो एक दिन एंटर करने के लिए 7-8 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं।
और जबकि फॉरनर्स के लिए वो मतलब लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है। एक बार कार्ड बनता है वो लाइफ टाइम वही चलता रहता है। ओके, तो इस कैंटन फेयर में तुम कोई डेलीगेशन लेके जा रहे हो या कैसे, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, कैंटन फेयर में हम हर बार डेलीगेशन लेके जाते हैं। ओके, देखिए कैंटन फेयर को ऐसा होता है कि जो ट्रैवल एजेंट्स डेलीगेशन लेके जाते हैं और जो हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम ट्रैवल एजेंट नहीं है, हम एक चाइना से रिलेटेड पूरी सर्विस, पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, वो ग्रुप वीज़ा लगाते हैं। ओके, वो 144 आवर्स का वीज़ा होता है, इसका मतलब 6 दिन का वीज़ा हो गया। ठीक है। एक दिन जाने में गया, एक दिन आने में गया वापस। ओके, 4 दिन के लिए वो कैंटन फेयर ले जाते हैं। मतलब टच एंड गो वाली बात होती है। वो होटल गए, मतलब एयरपोर्ट से उतरे, बस मिल गई, ठीक है। बस से होटल चले गए। होटल वही बस आपको कैंटन फेयर ले जाएगी, वापस ले जाएगी। अपना वो शेफ साथ लेके जाते हैं, वो रात को खाना बना के खिला देते हैं बढ़िया से। हाँ। तो आपने क्या सीखा, जब अगली बार आप चाइना आते हो तो आपको होटल बुक करना नहीं आता, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना नहीं आता, सब कुछ तो आपको उन्होंने दे मार्केट्स दिया। का नहीं पता गौंजाओ की कुछ भी, क्योंकि आप सिर्फ कैंटन फेयर गए, कैंटन फेयर से आए, बिल्कुल। आपने वीचेट डाउनलोड नहीं किया, आपने सिम कार्ड नहीं लिया। तो हमारा पर्पस ही डिफरेंट होता है। ओके, हमारा पर्पस ये होता है कि आप जाओ चाइना, 1 से 2 दिन में आप चाइना रेडी हो जाओ, आपको किसी की हैंड होल्डिंग की जरूरत ना पड़े। मतलब पूरा घुमाते हो चाइना पहले? हम पहले चाइना सिखा देते हैं अच्छा, कि मेट्रो की ऐप कौन सी है, मेट्रो ऐप पे आपको स्टेशन कैसे सर्च करने, कौन से स्टेशन के पास कौन सी मार्केट्स है, ठीक है ना। क्योंकि आप और चलो कैब बुक करनी, तो कैब कैसे बुक करनी है, ओके, अलीपे की क्या इंपॉर्टेंस है, अलीपे कहाँ कहाँ काम आएगा, वीचेट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिम कहाँ से मिलेगा, ओके, एक रीजनेबल प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म सिम चलाना हो तो वही कहाँ से सिम लिया जाए, ओके। होटल कैसे बुक किया जाए, अपनी लोकल ट्रेन जैसे trip.com के थ्रू बुक होती है, मतलब तुम उनको इंडिपेंडेंट कर देते हो इंडिपेंडेंट कर देते हैं। अगली बार हाँ, जब वो आए। हम नहीं चाहते हम पे डिपेंडेंट रहे, हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, भाग भाग के काम करे, अगली बार जो आए माल तो खुद ही परचेज कर करे, ले। हमें माल ला के दे दें ताकि हम उनको फ्रीट फॉरवर्डिंग कर पाए। ओके, अच्छा, फिर क्या होता है, 4 दिन कुछ भी नहीं होते चाइना के लिए। कैंटन फेयर तो भूल ही जाओ, आप वैसे भी चाइना जा रहे हो, 4 दिन कुछ भी नहीं होते। आप गौंजाओ भी जाओगे ना तो 4 दिन में गौंजाओ ही नहीं ढंग से कवर कर पाओगे। और आप कैंटन फेयर जा रहे हो, सुबह से शाम कैंटन फेयर हो, गौंजाओ में तो आपने कुछ देखा ही नहीं। गौंजाओ में इतनी सारी मार्केट्स हैं, 15-20, आपने एक भी मार्केट नहीं देखी। तो और फिर दूसरा क्या होता है, आप फेयर में गए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आप रिलेट करते हो और आपको कुछ एक आधा अच्छे एग्जीबिटर मिले, अब वो कह रहे हैं फैक्ट्री विजिट करो, आप कह रहे हो चलो मैं अपनी टिकट चेंज करा लेता हूँ। अब आपका वो ट्रैवल एजेंट अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप वीज़ा में आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो पूरा ग्रुप अटक जाएगा, वो आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है, आपका वीज़ा अलाउ ही नहीं करता कि आप अपनी टिकट पैसे दे के भी एक्सटेंड कर पाओ। अच्छा, तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है कि आप 4 दिन करनी, 7, 8, 9 दिन का प्रोग्राम बनाओ, ताकि किसी एग्जीबिटर की फैक्ट्री विजिट करनी हो तो आप कर तो पाओ, पूरा यूटिलाइज करो। अपना टाइम आप निकाल के जा रहे हो, फिर वापस जाओगे, फिर वीज़ा अप्लाई करोगे, 10 दिन में वीज़ा लगेगा, फिर दोबारा आ रहे हो, तो उससे बेटर है ना पहले ही या तो 7-8 दिन का प्रोग्राम बनाओ, टाइम कम भी है, 4-5 दिन का प्रोग्राम भी बनाते हो तो कम से कम आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी, आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके अपना जर्नी एक्सटेंड कर पाओ। तो ये डिफरेंस है ट्रैवल एजेंट और तुम्हारे में। हाँ, तो हम यही सजेस्ट करते हैं, हमसे कोई पूछता है कि ट्रैवल, जैसे आपने बोला कि आप पैकेज है, तो हम पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझ करके उनको बोलते हैं बस आप टिकट करा लो, खुद ही करा लो अपने आप। खुद भी करा सकते हो, अपने कार्ड से करा सकते हो, हम भी करा देंगे। ओके, टिकट होने के बाद फिर आपके हिसाब से हम पूरा आपका वीज़ा, आपका अकोमोडेशन, फूड, कैंटन फेयर का रजिस्ट्रेशन, कैंटन फेयर का बैच, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको ईवू जाना है उसी दौरान, कोई और सिटी जाना है, उनकी लोकल टिकट्स वगैरह बुक करना, उसमें असिस्ट करना, हम वो पूरा गाइड कर देते हैं। फिर दूसरा, हमारे साथ जाने का बेनिफिट क्या रहता है, क्योंकि सब लोग तो मतलब चाहे कोई 12 तारीख को आ रहा है, कोई 15 तारीख को आ रहा है, आ तो सब एक साथ ही रहे, तो सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हम जिस होटल में रुकवाते हैं तो वहाँ पे फिर नेटवर्क करने का मौका भी मिलता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहीं रुका हुआ है, कोई कहीं रुका हुआ है, ओके, मतलब ओवर द टाइम सारे इकट्ठे तो एक साथ हो ही जाते हैं। जैसे जो मेन कैंटन फेयर का जो कोर टाइम है, जैसे 15 से 19, तो 16-17 तारीख के आसपास तो लगभग सारे एक बार इकट्ठे हो जाते हैं। उसी टाइम पे हम अपना समिट भी करते हैं, इंडो चाइना बिजनेस समिट, तो वहाँ पे वो आपस में भी ढंग से इंट्रोडक्शन दे पाते हैं, माइक पे, स्टेज पे, चाइनीज़ कंपनीज आती हैं, वहाँ के लोकल इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं वो आते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जब लोकल इंडियन से आप कनेक्ट करते हो तो मतलब आपको बहुत एक सपोर्ट मिलता है। कल को कहीं भी आप प्रॉब्लम में आओगे, अब 100 लोगों का ग्रुप तो बन गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप चाइना में आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, उन 100 में से कौन वहाँ पे, आपको क्या पता किस किस को फ़ोन करोगे, लेकिन आपको पता कि वहाँ पे मेरी 4-5 लोगों से बात हो रखी है, गौंजाओ में जो रहते हैं, जो शेंजन में जो रहते हैं, तो उनको आप फ़ोन कर सकते हो, जी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, लोकल है। तो मैं कैंटन फेयर किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, और जैसे कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है उसको जाना चाहिए, या ऑलरेडी कर रहा है उसको जाना चाहिए, कैंटन फेयर किसके लिए है? देखिए, कैंटन फेयर तो अगर आपके पास पैसे हैं और समय है तो सभी को जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप चले गए, मैंने ऐसे पर्सनली देखा है कि लोग आए कैंटन फेयर के मतलब पैकेज ले करके और कैंटन फेयर के हिसाब से, एक दिन गए, दूसरे दिन से गए नहीं।
ओके क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है इतने सारे बूथ देख करके, समझ में नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देते कई बार तो, कि मतलब जाएं कि नहीं जाए, कहाँ जाएं। एक तो होता ना कि ये तो यार ये तो देख ही नहीं पाएंगे पूरा, तो उस चीज़ के लिए अपना माइंड मेकअप करना ज़रूरी है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं कि लोगों को पहले कैंटन फेयर के बारे में बता के चलें, ताकि उनको कोई भी ऐसे सरप्राइज एलिमेंट ना लगे। दूसरा क्या होता है ना, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई कर रहे हो तो कैंटन फेयर जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड नई चीज़ें मिलेंगी, नए सप्लायर्स मिलेंगे। कैंटन फेयर में मिला हुआ सप्लायर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा जेन्युइन होगा जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि बूथ सस्ते नहीं है। 10 लाख से वहाँ बूथ शुरू होता है। अच्छा, रीज़न बीइंग कि पूरी दुनिया का लोग वहाँ पे बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर है अगर वो 10 लाख भी चार्ज करे तो भी रीजनेबल है, ठीक है। अब जो कैंटन फेयर नहीं जा सकता किसी भी वजह से, टाइम नहीं है या पैसा नहीं है, तो बिना गए भी कैंटन फेयर का यूज़ ले सकता है। एक ऐप है इनकी कैंटन फेयर के नाम से, प्ले स्टोर पे ऐप है कैंटन फेयर की। आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें क्या होगा ना, आपको सारे एग्जिबिटर्स मिल जाएंगे। उनसे आप लिटरली वहीं पे चैट कर सकते हो ऐप के अंदर ही। अच्छा, साइन अप करो और वहीं पे चैट शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा ना कि अब सपोज कीजिए कि ये मग है और किसी का ये मग का बिजनेस है और वो कैंटन फेयर में से मतलब ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है या करना चाहता भी है, और वो कैंटन फेयर की पहले कैटेगरी चेक करेगा कि कौन सी कैटेगरी में सेरेमिक्स के आइटम हैं, उनमें जाके के वो उनके एग्जीबिटर सर्च करेगा, उनसे कम्युनिकेट करना शुरू करेगा कि ये साइज़ का, ये वेट का क्या क्या प्राइस है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब वो हमारे टच में आएगा तो वो हमारे को बता सकता है कि ये लिस्ट ऑफ एग्जीबिटर्स हैं, ये लिस्ट ऑफ बूथ है, कि आपको इन बूथ से जाके कैटलॉग लेके आनी है, या इन बूथ को मैंने बोला है कि मेरे लिए सैंपल लेके आना। एग्जीबिशन में यूजुअली कोई सैंपल देता नहीं है, लेकिन पहले से आपने बात कर रखी है, आप कम्युनिकेशन में हो, आप ऑर्डर कोई प्लेस करने वाले हो और आपने बोला कि भी सैंपल चाहिए और मेरा फॉरवर्डर आके आपसे सैंपल ले जाएगा, तो वो लेके आएंगे, ठीक है। या आप अपना कोई सैंपल उन एग्जीबिटर तक पहुंचाना चाहते हो, आपकी 10 एग्जीबिटर से बात हो रही है, एक या दो आपने शॉर्टलिस्ट किए, तो अब वो आपका माल बनाने के लिए रेडी है, आपकी कोई कस्टमाइजेशन है, आपने सैंपल हमारे को इंडिया में दिया, दिल्ली में दिया, हमने उनके बूथ पे जाके आपका सैंपल पहुंचा दिया, उनकी कैटलॉग, उनका सैंपल आपके लिए ले आए, तो बिना गए भी और बिना 1 रुपया खर्च करे, मतलब कोई चार्ज नहीं करते, डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दिस, क्योंकि हम हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आपका बिजनेस शुरू हो। तो दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। आपने हमारे को सैंपल पहुंचा दी, हमने उनको पहुंचा दिए, कैंटन फेयर में जाना ही है, हमने पर्टिकुलर बूथ पे जाके सैंपल दे दिए, कैटलॉग ले ली। कहीं हमारे को वेट की गई कॉस्टिंग आई इंपोर्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ कमिंग बैक फ्लाइट में, तो एक वो नॉमिनल था जो फ्लाइट का खर्चा जो बाई एयर का एक्स्ट्रा बैगेज का लगा, तो ठीक है, नहीं तो वो भी हम चार्ज नहीं करते। बैग में आ गया तो कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत। अब आपको सैंपल ही चार्ज किया है, अगर आपका सैंपल ही 2 किलो का है फॉर एग्जांपल, 3 किलो का है, 4 किलो का है, और हमारा वो ओवर बैगेज हो गया, एक्सेस बैगेज हो गया, तो वो नॉमिनल था। तो यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चाइना में बिजनेस करना चाहते हैं तो कैंटन फेयर एकमात्र माध्यम है जिसमें आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते तो भी काम हो जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करना है और अपने सप्लायर से कनेक्ट करना है, उनसे प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ की बात कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप उमेश जी के थ्रू उनसे सैंपल मंगवा सकते हैं, और अगर आपको सैंपल भेजना है तो उमेश जी के थ्रू भेज सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई सैंपल वेटेड है 2, 4, 5 किलो का है, उसमें एयरलाइंस जो चार्ज करती है खाली आपसे वही चार्ज लिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी मेरे हिसाब से बेस्ट फैसिलिटी है, बिना पैसे के आपका यहाँ से चाइना और चाइना से यहाँ आपका काम हो सकता है। और एग्जीबिशंस की मैं बात करूँ ना, कि चाइना में एग्जीबिशंस का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे चाइना एग्जीबिशंस करता है। जैसे ये भारत मंडपम बना, नोएडा में एक्सपो सेंटर बना, तो ये चीज़ें अब इंडिया की मेन स्ट्रीम में आनी शुरू हुई है। चाइना आप समझो कि 17वां साल है कैंटन फेयर का। तो एग्जीबिशंस की बहुत मैं मतलब वैल्यू करता हूँ, जो मैं चाइना का देखता हूँ ना बिजनेस कल्चर, कि सिर्फ कैंटन फेयर नहीं, कैंटन फेयर के अलावा भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जीबिशन साल भर लगी रहती है। अच्छा, चाइना बहुत बड़ा है, हांगकांग में रेगुलर एग्जीबिशन लगी रहेंगी, ग्वांगझो में लगी रहेंगी, शेंजन में, शंघाई में, ईवू में, वेंजाओ में, मतलब और जिस इंडस्ट्री की मतलब जो इंडस्ट्री जहाँ की है, फॉर एग्जांपल टॉयज़ की इंडस्ट्री शेंताओ में है तो वहाँ पे टॉयज़ की एग्जीबिशंस। तो एग्जीबिशन में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के एक तो बाहर आ जाते हैं और वहाँ से इनको हेड स्टार्ट मिल जाती है चाइना वालों को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरा एक और एडवांटेज होती है, अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आप इंडिया में किसी चीज़ के एक्सपोर्टर हो, बड़े मैन्युफैक्चरर हो, तो भी इस तरह की एग्जीबिशन में आप जाओगे ना, तो उस एग्जीबिशन में आपको नेटवर्क करने का मौका मिल जाएगा पूरे दुनिया के बायर्स से, कि वो चाइना में आए हैं अपना माल परचेज करने के लिए, और वहाँ पे आप उनसे मतलब मिल सकते हो, अपने कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो। तो चाइना जाने का एक इंसेंटिव एक्सपोर्टर्स के लिए भी है
Okay. अगर आप इम्पोर्टर सिर्फ इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, एक्सपोर्ट भी करना चाहते, वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली चाइना, Okay. तो चाइना एक प्लेटफॉर्म दे देता है आपको जहाँ पे आप जाकर के वर्ल्ड वाइड बायर, पूरे वर्ल्ड के बायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। तो उमेश, जैसे सुना है चाइना में हर प्रोडक्ट की एक सिटी है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि किस किस सिटी के लिए, मतलब किस किस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी सिटी है। जैसे अभी इंडिया में भी रिसेंटली शायद ऐसे कुछ चालू हुआ है, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट ऐसे कुछ करके। ओके। तो चाइना ने शुरू से ही इस तरह से किया है। जैसे हम जो जेमस्टोन्स लेने के लिए जाते थे, हाँ। तो वुजाओ करके एक सिटी है, छोटी सी सिटी है, लेकिन उसको उन्होंने कंसंट्रेट कर दिया कि ये सिटी पूरी जेमस्टोन्स बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से इनकी एक जैसे सिटी है शंताओ, वो टॉयज में स्पेशलिस्ट है। ओके। इनकी एक सिटी है पूतियान, फुजियान प्रोविंस में, वो शूज़ में और फुटवेयर की पूरी स्पेशलिस्ट है। Okay. तो चाइना ने इस तरह से पूरा अपना एक सिस्टम बना रखा है। एक यीवू है, एक गोंजाओ हाँ, है। ईवू देखो, मेनली अगर 2 बड़ी सिटीज की बात करें, मतलब जो 2 ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करें, तो गोंजाओ और ईवू है। ओके। गोंजाओ अपने दिल्ली बॉम्बे की तरह है, जहाँ सब कुछ मिलता है। ओके। और ईवू भी इसी तरह से उन्होंने डेवलप किया है। गोंजाओ क्या है, पुराना शहर है। ओके। तो उसमें क्या है, आप देखोगे जैसे दिल्ली में करोल बाग एक मार्केट है, हाँ। फिर थोड़ी दूर चांदनी चौक एक मार्केट है, बिल्कुल। राजौरी गार्डन एक मार्केट है, तिलक नगर में जैसे झूमर वगैरह लाइट सी मार्केट है। Yes. तो स्कैटर्ड है। तो गोंजाओ इस तरह से बना हुआ है। ईवू में क्या है, ईवू में इन्होंने एक ही बहुत बड़ी मार्केट बना रखी है, फूतियान मार्केट, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है और 75,000 दुकानें हैं। ओके। एक ही मार्केट जो कई किलोमीटर तक फैली हुई है, और उसमें 75,000 दुकानें हैं। और अभी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 और बना दिए हैं, जो AI और ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो 10-15,000 दुकानें और ऐड कर लो इसमें आप, मतलब 85,000 90,000 दुकानों की एक ही बड़ी मार्केट इन्होंने बनाई हुई है। ओके। मतलब आप, और ईवू में क्या है ना कि जैसे अपना सदर बाजार में सब कुछ मिलता है, तो उन 75-80,000 दुकानों में लगभग सब कुछ मिलता है। तो उसकी बड़ी एडवांटेज है। अगर हमारे पास समय है तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मेनली वैसे बैठे हैं ट्रेडर्स। ओके। लेकिन कई जनों का ये सवाल आता है मेरे पास कि हमें ट्रेडर्स से काम नहीं करना चाहिए, हमें फैक्ट्री वाले से काम करना है। लेकिन ट्रेडर की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर लो MOQ होगा आपका तो ट्रेडर दे पाएगा। एक ट्रेडर एक इंडस्ट्री का वो 10 फैक्ट्रियों से काम कर रहा होगा, तो एक ही ट्रेडर आपको 10 फैक्ट्रियों का माल दिखा देगा, कम क्वांटिटी भी दे देगा। और जो फैक्ट्री वाले की MOQ है, वो ट्रेडर फुलफिल कर रहा है, उससे ज़्यादा फुलफिल कर रहा है। तो जिस प्राइस पे वो ट्रेडर माल ले पा रहा है और आपको थोड़े से अपना प्रॉफिट ऐड करके दे पा रहा है, आप फैक्ट्री से डायरेक्ट भी करोगे तो इनिशियली वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा। अंटिल अनलेस आपकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर मॉडल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो जाती, तब तक आपको फैक्ट्री के पीछे मतलब भागने का कोई फायदा नहीं। अब वैरायटी रखोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा जल्दी सेल्स अटेन कर पाओगे। लोकल मार्केट में भी, इंडिया में भी जब आप आके एक वैरायटी ग्राहक के आगे रखोगे तो ज़्यादा जल्दी माल बिकेगा। बिल्कुल। तो ईवू वो मार्केट है। तो मैं, जैसे तुम चाइना ज़्यादातर रहते हो और कहते हैं इंडिया चाइना से 20 साल पीछे है, तो तुम्हें क्या लगता है? देखिए, ये नंबर्स में तो डिफाइन करना मुश्किल है कि कितने साल पीछे है। अच्छा। लेकिन इंडिया अकेला पीछे नहीं है। अच्छा। चाइना से सारे ही देश इस टाइम पीछे है। मतलब इवन USA को भी अभी टेंशन दे रहा है चाइना। अच्छा। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया कहीं पीछे है। इंडिया और देशों के हिसाब से अपना सही स्पीड पे चल रहा है। चाइना एक्स्ट्रा फास्ट है, ये चाइना की स्पीड से कोई मैच नहीं कर पा रहा है। ओके। मतलब आज जैसे पिछले 12-15 साल में चाइना ने 50,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ओके। मतलब ये पूरी वर्ल्ड का कंबाइंड कर लो, उससे भी ज़्यादा है। अच्छा। इंडिया ने 2014-15 में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, अभी 2026 आ गया, अभी तक भी ऑन ग्राउंड चीज़ आई नहीं। 3-4 साल में शायद रनिंग में आ जाएगा। तो इंडिया हो सकता है 400-500 किलोमीटर का एक नेटवर्क बना ले इनिशियली, फिर धीरे धीरे 1000, 2000, 5000 पे चला जाएगा। मतलब उसमें 20, 25, 30 साल लग सकते हैं। बाकी सब देशों का भी यही स्पीड है, US की भी यही स्पीड है। US भी कई सालों से अपने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो अभी तक वो भी चालू भी नहीं कर पाया है। मतलब इवन US को कंपेयर कर लो, इंडिया को कंपेयर कर लो, और भी देशों को कंपेयर कर लो, आज के टाइम में सबकी स्पीड एक लिमिटेड स्पीड पे सब, मतलब चाइना ही ओवर स्पीड पे। चाइना का USP स्पीड है, जो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना में खास बात क्या है, चाइना जो काम कर रहा है सब लोग काम कर रहे हैं, चाइना वो काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर पा रहा है। तो चाइना का मेन USP है जो चाइना को औरों से अलग कर रहा है, वो चाइना की स्पीड है। तो अगर हम बात करें कि चाइना के वीज़ा के लिए अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता और खाली वीज़ा सर्विस लेना चाहता है, तो तुमसे चाइना का वीज़ा क्यों ले? क्यों जगह जगह एजेंट बैठे हैं? देखिए, चाइना का वीज़ा जो है ना आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। अच्छा। मतलब मेरा बहुत पहले ऐसा मानना था, जिस हिसाब से US का वीज़ा डिफ़िकल्ट है और जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा है, तो आने वाले टाइम में चाइना का वीज़ा भी एक डिफ़िकल्ट वीज़ा हो जाएगा, और वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। अभी तो इतना नहीं हुआ है जितना अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो चाइना काफ़ी चूज़ी हो जाएगा अच्छा वीज़ा देने में, क्योंकि अभी तो इसको भी ज़रूरत है कि लोग
मतलब जब कोविड के बाद इकोनॉमी डाउन गई तो चाइना ने क्या किया, 50 देशों का, फिर 60 देशों का, फिर 70 से 75 देशों का भी वीज़ा फ्री कर रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइना में आए। जब कोई चाइना में आएगा तो वहाँ पे 50-70 हज़ार रुपये खर्च भी करेगा, 2-4 लाख का माल भी लेके जाएगा। तो अभी तो चाइना उन काफ़ी कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री दे रहा है, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली चाइना ने इंडिया का वीज़ा डिफ़िकल्ट कर दिया काफ़ी। मतलब उसका भी कारण है, देखिए उसमें मैं चाइना की गलती नहीं बताऊँगा यहाँ, क्योंकि क्या हो रहा था कि चाइना के वीज़ा के लिए जो इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपके पास कोई सप्लायर है, आपने उसका इन्विटेशन लेटर दिया अपने एजेंट को, अब एजेंट ने उस इन्विटेशन लेटर की कॉपी यूज़ करना शुरू कर दी दूसरे लोगों को वीज़ा देने के लिए। उससे प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं एक तरह से गलत काम हो रहा है। और चाइना इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रिक्ट ही है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना एक स्ट्रिक्ट कंट्री है रूल्स को लेकर के, और इसीलिए सब लोग तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे लाइन से चलते हैं। अब इस चीज़ को मतलब सुधारने के लिए चाइना ने पहले तो एक ऑनलाइन सिस्टम डाला कि पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन डालने हैं, वो डॉक्यूमेंट सब सारे सही होंगे तो वो अप्रूव होगा, फिर आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद भी उन्होंने कोई गलती पाई, खास करके इन्विटेशन लेटर में, तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो अब एजेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पहली बार चाइना जाना चाहता है और वो किसी एजेंट के पास जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, तो एजेंट वीज़ा के लिए इन्विटेशन कहाँ से लाए, क्योंकि एजेंट तो इंडिया का है, वो चाइना का भी गया नहीं, चाइना की कंपनीज में से कोई कनेक्ट नहीं, तो एक्चुअल जेन्युइन इन्विटेशन अरेंज कैसे करें। क्योंकि हमारा नो हाउ है, चाइना 20 साल से हम जा रहे हैं, 2006 से आज 2026 हो गया चाइना जाते जाते, तो वो जेन्युइन इन्विटेशन लेटर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब तुम उन कंपनी से कनेक्ट करते हो कि ये पर्सन तुम्हारी इंडस्ट्री का आना चाहता है, तो उनको इन्विटेशन लेटर तो वो इन्विटेशन लेटर हम जेन्युइन अरेंज करते हैं, ताकि वीज़ा रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए। गारंटी तब भी नहीं होती क्योंकि वीज़ा ग्रांट करना एम्बेसी का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है रिजेक्ट होने की। तो कोई हमारे साथ वीज़ा लगवाता है तो उसको जेन्युइन सर्विस मिलती है, और प्राइजेस हमारे बहुत रीजनेबल ही रहते हैं। मतलब क्योंकि हमारा मेन पर्पस वीज़ा लगाना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है कि लोगों को पहले चाइना लेके जाए। चाइना की एक अपॉर्चुनिटी है, हम चाहते हैं कि जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है वो चाइना ज़रूर जाए, पहले देखे देश, एक अच्छा देश कैसा होता है, इतने कम 30-40 सालों में देश कैसे इतना डेवलप कर गया, उसको हम इंडिया से कंपेयर ना करके यूएस से कंपेयर करें या यूरोप से कंपेयर करें उसके इंफ्रा को, और उससे कुछ सीखें कि तो काम कैसे किया जा सकता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा लाएं, कुछ आइडेंटिफाई करें और हम उससे मतलब अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ। तो उमेश, जिस टाइम तुम्हारे फादर से अनबन हुई उस टाइम तुमने कभी एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान दिया? देखिए हमारा तो काम ही जेमस्टोन्स का था, वो अलग बात है, हम राशि रत्न में कम करते थे और सिंथेटिक स्टोन्स में ज़्यादा करते थे। लेकिन जो हमारे गांव वाले पंडित जी हैं, जैसे भाई मैं उस टाइम पे कम मानने लगा था। पहले मैं मंदिर जाता था और जब टाइम ख़राब आया, लोग मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। तो मेरे गांव वाले पंडित जी ने मुझे बताया कि ये दशा ऐसी चल रही है कि थोड़ा आदमी नास्तिकता की तरफ चले जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसमें रहता है। मतलब वो चीज़, मतलब स्टार्स ऐसे हो गए थे कि मुझे, जो मैंने अंगूठियाँ पहन रखी थी मैंने वो भी उतार दी, ठीक है, और मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ऐसी होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं स्टार्स का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है, क्योंकि जब स्टार्स ठीक होते हैं तो आप समझो ना, मैंने क्या बताया आपको कि उस टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, सामने मतलब बिना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो भी नज़र नहीं आती। आज मैं बोल रहा हूँ चाइनीज़ सीख लो तो आप 50,000 महीने कमा सकते हो। आज मैं बोल रहा हूँ वीज़ा का कोर्स कर लो, जरा सा वीज़ा हम ही सिखा देंगे, वीज़ा का फॉर्म कैसे भरना है। आप एक बेसिक वीज़ा का फॉर्म भर के महीने के 40-50 रुपये कमा सकते हो। ये बेसिक आइडिया भी दिमाग में उस टाइम आते नहीं है जब स्टार्स खराब होता है। मतलब जब बुरा समय आता है तो तुमने जो रतन पहन रखे थे वो भी उतार दिए, जबकि वही उस टाइम तब ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। तो जैसा कि हमने देखा कि जब बुरा टाइम आता है तो हर चीज़ गलत होती जाती है। उमेश कह रहा है मैंने कि कुछ रतन पहने हुए थे, मैंने वो भी उतार के फेंक दिए। इनके पंडित जी ने कुछ पहनने के लिए बोला था, वो भी नहीं पहने। तो हो सकता है अगर ये उस टाइम बड़ों की बात मान लेते, कुछ रत्नों को बैलेंस करके पहन लेते, तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता और ये सब कुछ जो हुआ है वो ना होता। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा उमेश जी की पूरी जर्नी, मतलब एक सेटल लाइफ इनके फादर ने इनको दी, बट इन्होंने इग्नोर किया और अपनी राह पे चल पड़े। तो फादर ने जो इनके लिए एक बेस बनाया था, एक शॉप बनाई थी, एक इस्टेब्लिश जगह बनाई थी, इन्होंने वो छोड़ के एक रेस्टोरेंट खोला, अमेज़ोन पे सामान बेचा, इधर उधर किया और 10 साल भटकते रहे। और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। अगर वो आज ना करते तो आज ये उसी सीट पे बैठे होते जो इनके फादर ने इनके लिए बनाई थी। और ये कहते हैं कि कस्टमर चल के आते थे मेरे पास और लाइन लगती थी हमारी दुकान पे। अब इनको दूसरों की दुकान पे माल बेचने जाना पड़ता है। तो देखो ये एकदम से तख्ता पलट कैसे हो गया।
तो इनका खुद का मानना है कि फादर की बात माननी चाहिए, घर के बड़ों की बात माननी चाहिए। उनकी बातों में गुस्सा ज़रूर होता है, लगता है कि क्या बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस छुपा है, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस छुपा है। वो इशारे करते हैं कि बेटा मत कर, ये गलत है, बट समझ नहीं आता। तो आज की जेंजी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करें। जो वो कह रहे हैं उसमें आपका ही भला है, किसी और का तो भला है नहीं है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने जो लाइफ में गलतियां की हैं, आप मत करना। आपके फादर ने आपके लिए जो एक नींव तैयार की है, आप उनकी बात मानो और उसी रास्ते पे चलो जो आपके फादर ने आपके लिए वो बना के रखी हुई है। इन्होंने लाइफ में 10 साल बहुत धक्के खाए हैं, अब जाके अपने आप को एस्टेब्लिश मानते हैं और इन्होंने अपनी एक मार्केट में जगह बनाई है। अगर चाइना से आपको रिलेटेड कुछ भी बिज़नेस करना है, कोई सैम्पलिंग मंगवानी है, कुछ माल मंगवाना है, वीज़ा लगवाना है, वहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल डाल दूँगा। और इसके साथ उमेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे दर्शकों को अपने लाइफ एक्सपीरियंस की जानकारी दी और आपने बताया कि कैसे आपने लाइफ में गलतियाँ की हैं और लोग ना करें। थैंक यू सो मच रवि जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।